please do join, share, take the link from me and have a look at them. All right. तो ये हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, दैट इज समथिंग विल बी स्टार्टिंग विद। और ये कुछ हमारे टॉपिक्स है जिनकी तरफ हमने फोकस करना है, जिनको हमें समझना है, देखना है, कंप्लीट करना है, राइट। सो विल अंडरस्टैंड द एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी एंड देन स्लोली हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। वी विल कवर द कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू एज वेल, राइट। एंड देन हम लोग हमारे कॉकरोच की तरफ करेंगे फोकस। सो कॉकरोच हमारा एक मेन मॉडल होता है जिसको हम डिटेल में समझते हैं, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चंस कई सारे कॉकरोच के अंदर से आपके बन के आते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की तरफ हमें यहाँ पे देना है ध्यान, और ये हमारे टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे करेंगे कवर। तो ये बात को याद रखना, ये एक बेसिक आपका टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हम लोग लाइक समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एनिमल टिश्यू। एंड एनिमल टिश्यू के अंदर आप जानते हो कि यू हैव दिस 4 टाइप्स। आपके पास होता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। ये 4 आपके मेन टिश्यूज है आपके बॉडी में, आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट। आज की क्लास में हम लोगों ने फोकस करना है हमारे एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, राइट। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर हम लोग करेंगे फोकस। कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल हम लोग बाद में करेंगे। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली नाम से पता चल जाए कि इसका काम होता है आपके कई सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। ऑर्गन से टिश्यूज को एक कनेक्ट करके आपका रखता है। सो दैट इज माय कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब आप बाद में डिटेल में आप समझोगे, इसी चैप्टर के दौरान आप उन्हें डिटेल में समझोगे, राइट। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू समथिंग जहां पे आपके मसल्स की आप लोग बात करोगे, नाम से पता चल जाएगा, यू विल बी डीलिंग विद द मसल्स ओवर हियर। मसल्स भी आपको अलग अलग टाइप्स की मिल जाती है बॉडी के अंदर, तो इनको भी हम सेपरेटली डिटेल में समझेंगे। एंड न्यूरल टिश्यू जहां पे हम लोग बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की या न्यूरॉन्स की, हम यहाँ पे बात करेंगे और उनका काम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे जिक्र। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि इन चारों टाइप ऑफ टिश्यू में से अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा टिश्यू होता है जिसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर वो डैमेज हो गया तो उसे रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? इन चारों टिश्यू में से कौन सा टिश्यू हो सकता है जिसको अगर डैमेज हो गया या ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया उसे, तो उसे आप रिप्लेस आसानी से नहीं कर सकते? आप लोग बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? इन चारों में से कौन सा वो टिश्यू हो सकता है? राइट, बिल्कुल सही, न्यूरल टिश्यू। यस, दिस इज समथिंग विच कैन नॉट रीजनरेट। याद रखना, दिस कैन नॉट रीजनरेट। बिल्कुल सही। एक बार आपके न्यूरॉन्स गए तो वो गए, राइट, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखना, न्यूरल टिश्यू में आपके यहाँ पे आप बात करोगे न्यूरॉन्स की, जो आपने बच्चे में भी पढ़े होंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो आप जानते ही हो। सो दिस न्यूरॉन्स जो आपके होते हैं, अगर एक बार इनको कुछ हो गया तो आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। सो न्यूरॉन्स वंस लॉस्ट, दे आर बीन लॉस्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे एक बार फिर वापस से ध्यान से। सो इसलिए न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो चलिए हम सब आप लोग ग्रोइंग एज पे है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, लाइक लेट्स इन द मिड 30s, उसके बाद क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है। आपके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है, एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। एक बड़ा ही नॉर्मल प्रोसेस है कि आपके न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है, एंड ये आपकी बस होती रहती है, और जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपका एक नॉर्मल नेचुरल इवेंट है जो बॉडी का होता रहता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो शायद इसलिए ही आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी आपके थोड़े वीक हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप, कि आपके जो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं नॉर्मल बॉडी को लेके आपके एज के साथ साथ आपके धीरे धीरे आपके कम होने लगते हैं, राइट, बिकॉज योर न्यूरॉन्स आर नो लॉन्गर वर्किंग ओवर देयर, दे आर नॉट इवन प्रेजेंट, उनका नंबर कम हो जाता है।
So it's a very normal phenomena which happens inside the body, right? बट याद रखना अगेन एज आई टोल्ड यू, न्यूरॉन्स अगर डेथ हो रही है तो उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी टिश्यू के साथ ऐसा नहीं होता, जनरली यू विल फाइंड देम कि उनको आप रिप्लेस कर लेते हो, सो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आती, बट नॉट विद द न्यूरॉन्स। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनके में फंक्शन के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये आपका एक कवरिंग करता है और आपका एक प्रोटेक्टिव टिश्यू ये आपका होता है, राइट, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू द बॉडी। सो ट्रांसपोर्टेशन, सपोर्ट प्रोवाइड करना, कनेक्शन फॉर्म करना ऑर्गन के बीच, टिश्यू के बीच, ये सब आपका काम होगा आपके कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें आपका बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आएगा, ब्लड आएगा, सो विल सी दैट ऑल दोस थिंग्स सेपरेटली। देन यू हैव मस्कुलर टिश्यू, हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड योर लोकोमोशन। तो जो भी मैं अभी यहाँ पे अपना हैंड मूव कर पा रहा हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मस्कुलर टिश्यू, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं ये सब मूव कर पा रहा हूँ। और आपके मसल्स आपके बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स आपके बोन के साथ कनेक्टेड है, और उनकी वजह से आप मूव भी कर पाते हो। आप एक जगह से उठ के दूसरे पे जाके बैठ सकते हो, बॉडी मूव कर सकते हो, हिल सकते हो, जो कुछ भी आप कर पा रहे हो, राइट, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मसल्स ओवर देयर, राइट। सो याद रखना मसल्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वो सब तो करते ही वो लोग, उसके साथ इवन लोकोमोशन के लिए भी वो लोग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है कि मसल लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जाने के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट सेकंड थिंग। और क्या लगता है आपको, और क्या मसल्स का काम क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी और कुछ काम मसल्स का इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्शन लोकोमोशन के अलावा, एनीथिंग एल्स यू कैन टेल मी? एनीथिंग और कुछ? कार्डियक मसल, हेल्प इन हार्ट बीट। हाँ जी, यू हैव अ कार्डियक मसल, ठीक है, आपका एक मसल होता है कार्डियक मसल जो आपका हार्ट बीट में आपकी मदद कर देता है, ठीक है, और कुछ इसके अलावा? स्केलेटल मसल। वापस बोलिएगा। स्केलेटल मसल। स्केलेटल, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे मसल्स के टाइप्स बता रहे हैं मुझे। देखिए मैं भी आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। मस्कुलर टिश्यू में जैसे कि आप जानते हो इसमें सारे मसल्स आएंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं। सो यू विल हैव स्केलेटल मसल, ठीक है, देन यू हैव स्मूथ मसल, एंड देन जो तीसरा वाला आपका यहाँ पे आपके पास रहेगा, दैट इज योर कार्डियक मसल। हाँ जी, दैट इज योर कार्डियक मसल। So now you have this 3 type of muscles in front of you, right? You have a skeletal muscle, you have a smooth muscle, and you have a cardiac muscle. अब याद रखना जब भी आपके सामने 3 मसल आएंगे, पहली चीज याद रखना कि आपके जो मसल से, जो आपके बोन से अटैच है, आपके जो मसल से जो बोन से अटैच है, वो है मेरे यहाँ पे स्केलेटल मसल। तो जो भी आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, भाग पा रहे हो, बॉडी हिला पा रहे हो खुद के मर्जी से, वो आपका हो रहा है स्केलेटल मसल्स के थ्रू, ठीक है। कार्डियक मसल बेटा वो होते हैं जो आपको हार्ट में मिलते हैं। कार्डियक मसल वो होते हैं जो, याद रखिएगा, ये आपको मिलेंगे आपके हार्ट के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो कि ये आपके मसल मिलते हैं आपको आपके हार्ट के अंदर, और ये जो मसल यहाँ पे आपको मिलेंगे ये बेसिकली हार्ट के फंक्शनिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर आप हार्ट को नोटिस करोगे तो पता है हार्ट की इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो आपके बर्थ के पहले से काम कर रहा है। हाँ, आपका बर्थ होने के पहले से वो काम कर रहा है, और टिल योर लास्ट ब्रेथ इट विल कीप ऑन वर्किंग, बिना रुके, राइट। ये होते हैं आपके कार्डियक मसल। सो काफी स्ट्रांग होते हैं देखा जाए तो कार्डियक मसल, आपके बर्थ के पहले से काम कर रहे होते हैं और आपके लाइफ के एंड तक काम करेंगे वो लोग। सो दीज आर द काइंड ऑफ मसल, दीज आर माय कार्डियक मसल जो हार्ट में मिलेंगे मुझे, राइट। एंड देन यू हैव द स्मूथ मसल। हाँ, स्मूथ मसल कभी आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना ये वो मसल है जिनको आप कंट्रोल नहीं करते, ये बात याद रखना। ये वो मसल है जिनको आप कंट्रोल नहीं करते, ये खुद से ही काम करते हैं, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्या कोई मुझे इसका एग्जांपल दे पाएगा? कौन से ऐसे मसल्स आपके बॉडी के अंदर जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप से खुद से काम करते हैं? एनीवन कैन टेल मी दैट? कोई सोच के बता सकता है?
किडनी स्टमक और इंटेस्टाइन। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द मसल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। जो आपके जो इंटेस्टाइन और आपके स्टमक के जो मसल्स होते हैं उनको आप नहीं बोल सकते काम करने के लिए, वो खुद से ही काम करेंगे, लाइक उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अगेन स्मूथ मसल्स। याद रखना, स्मूथ मसल में याद रखना कि आपके जो मसल्स होते हैं इंटेस्टाइन और स्टमक के, एक बार फिर हम इसे बाद में पढ़ेंगे सेपरेटली, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि दीज आर द मसल जो हम लाइक जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो अपना काम करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, बिल्कुल। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल एंड कार्डियक, राइट। देन यू हैव द नर्वस सिस्टम जो हमने बात किया था और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इनका काम होता है टू जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इम्पल्स इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना और जनरेट करना। ये हम सेपरेटली हम पढ़ेंगे अलग से, राइट। तो ये है आपके यहाँ पे मसल्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू। तो ये है आपके यहाँ पे 4 पिक्चर ऑफ माय ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, ठीक है। नाउ हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी हमारे एपिथेलियल टिश्यू के साथ। तो ये है हमारा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू और इसको ही हमें आज यहाँ पे समझना है, देखना है कि यार ये क्या है, कैसे काम कर रहा है और वो इसका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो बेसिक लाइंस यहाँ पे देखी हुई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। It has a free surface. It has a free surface that faces the body fluids or outside environment. तो इसके पास होगा free surface जो फेस कर रहा होगा इधर towards the body fluid और to the outside environment, right? ये कवर करता है, it covers or lines the body or the body parts. ये आपके body parts को कवर करेगा या internal organs को ये कवर करेगा, उसकी लाइनिंग को ये कवर करेगा। For example, आपकी skin is made up of my epithelium. स्किन इज मेड अप ऑफ माय एपिथेलियम। तो स्किन के अंदर आपका एपिथेलियल टिश्यू दिख जाता है, राइट। उसके साथ साथ अगर मैं आपकी बॉडी में आपको एक छोटा सा स्टमक बना के दिखाऊं, अगर आपकी बॉडी का अगर आप स्टमक देखते हो, सो इफ लेट्स अज्यूम ये आपके अंदर का एक स्टमक है, अज्यूम दैट ये स्टमक है। तो स्टमक की जो वॉल होती है, इवन दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम। सो वॉल ऑफ स्टमक दैट इज आल्सो मेड ऑफ माय एपिथेलियम, राइट। उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल, आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो भी एपिथेलियम से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इवन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू कैन ऑल्सो हैव अ वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स, ये भी आपके एपिथेलियम से बनी हुई है। इवन आपकी स्किन एपिथेलियम से बनी हुई है। तो एपिथेलियम तो आपको हर जगह दिख जाता है वैसे बॉडी के अंदर, राइट। या फिर ये सरफेस की तरफ ओपन हो रहा होगा या फिर ये ओपन हो रहा होगा टुवर्ड्स द बॉडी फ्लूइड, या फिर फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स द बॉडी फ्लूइड। जैसे कि अगर ये मेरी ब्लड वेसल है, समझो अगर मेरी ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम लगा हुआ है वो कहाँ फेस कर रहा है, वो फ्लूइड की तरफ फेस कर रहा है। सो अगर यहाँ पे मेरा एपिथेलियम यहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे मेरा अगर एपिथेलियम लगा हुआ है, तो ये जो एपिथेलियम है ये कहाँ फेस कर रहा है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी फ्लूइड। सो यही चीज उन्होंने यहाँ पे बोल के रखी हुई है, दैट इज द सेम थिंग दे हैव सेड कि क्या है कि इधर ये एयर की तरफ फेस कर रहा होगा या फिर ये आपका फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स द बॉडी फ्लूइड। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो, राइट। सेल्स यहाँ पे जो आपको मिलेंगे दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पे आपके जो सेल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली रखे गए हैं यहाँ पे, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज ओवर हियर, ठीक है। सो इतना ये कवर करता है आपके बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, right? It is from the lining of the body parts and organ. So that is your epithelial tissue. अब इसको ही हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है कि यार एपिथेलियल टिश्यू में टाइप्स क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या क्या टाइप्स मिल जाएंगे और उन टाइप्स का क्या होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस, so, वो चीज हम यहाँ पे अब देखेंगे, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन वो समझने के पहले एक बात याद रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, एंड दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी, जब आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हो तो समझो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बनाता हूँ, समझो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ आपके सामने सेल्स। आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरे जो लेयर है सेल की, ये है मेरा एपिथेलियल टिश्यू है? आप कब बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो? तो एक बात आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद, अगर आपके सामने मैं कट करके आपके मार्क्स नीचे आपको एक लेयर देता हूँ सेल्स की और मैं कहता हूँ कि ये है मेरा एपिथेलियल टिश्यू, तो आप कैसे बोल पाओगे यार कि ये मेरा एपिथेलियल टिश्यू है? तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा
एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन. एवरी टाइम अंडर द एपिथेलियल टिश्यू यू विल फाइंड अ प्रेजेंस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है, एक लेयर जो बना के रखी हुई है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन. याद रखना, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स हैं, दीज आर, तब मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे दिख जाता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो मैं कह सकता हूँ क्लियरली कि यार ये तो मेरे एपिथेलियल टिश्यू है, बिकॉज उसके नीचे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट. एंड दिस, देन आई कैन क्लियरली से दिस इज माय एपिथेलियल टिश्यू. अब अगर आप सोचोगे सर यहाँ पे तो आपने एक ही लेयर बनाई है, तो क्या हमेशा एक ही लेयर होती है? द आंसर इज नो. आपको कई बार यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आपको मिल जाएगी. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. इट डिपेंड्स ऑन कि आपका ये टिश्यू कैसा है, सिंपल है या कंपाउंड है. याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि आपका सिंगल लेयर आपको यहाँ पे मिलेगा. सो सिंपल एपिथेलियम का मतलब यहाँ पे ये होगा दैट यू विल हैव अ सिंगल लेयर विल बी सीन ओवर देयर. और कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब यहाँ पे ये होता है, कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट दिस इज गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड. ठीक है, याद रखना. सिंपल एपिथेलियम का मतलब याद रखना हमेशा यहाँ पे दैट दिस इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड. ये आपका यहाँ पे होगा हमेशा सिंगल लेयर्ड. और जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे आपका होगा, ये आपका हो जाता है यहाँ पे मल्टी लेयर्ड. यहाँ पे एक लेयर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको दो से ज्यादा लेयर मिलेगी देखने के लिए. बट दोनों में कॉमन पता है क्या रहेगा? दोनों के नीचे आपको मिलेगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है देन दैट इज माय एपिथेलियल टिश्यू. अगर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखती देन ये शायद कुछ और होगा, फिर वो एपिथेलियल टिश्यू वहां पे नहीं है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक डिफाइनिंग फैक्टर है मेरे एपिथेलियल टिश्यू का. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना कि एपिथेलियल टिश्यू जो आपके पास है, इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता. यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, ये बात रखना, दे डोंट हैव ब्लड सप्लाई. तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर इनको ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, और वहां से न्यूट्रिशन आपका प्रोवाइड किया जाता है आपके एपिथेलियल टिश्यू को. तो इस तरीके से आप देख लो कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपको नीचे मिलेगा, राइट. सो यू विल हैव अ कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ दैट. समझ लो यहाँ पे आपका है कनेक्टिव टिश्यू. सो यू हैव अ कनेक्टिव टिश्यू उसके नीचे. और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहां से ही आप नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो. तो यहां से आपका सारा का सारा नरिशमेंट आप सेंड करोगे टुवर्ड्स द एपिथेलियल टिश्यू. तो जो भी नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है वो आपका यहाँ से जाता है. तो ये बात भूलना मत, नरिशमेंट अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आपका सारा का सारा जा रहा है वाया कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली आपको ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती, ब्लड वेसल्स आपको नहीं मिलती एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, राइट. सो दिस connective tissue is going to provide the nourishment, provides nourishment to epithelial. So that is also one thing you have to remember. डायरेक्ट ब्लड सप्लाई आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, बट जो भी नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास तो होता है ब्लड सप्लाई, इनके पास तो आपको अच्छा खासा ब्लड सप्लाई मिल जाएगा, तो यहाँ से आप नरिशमेंट आप प्रोवाइड करा सकते हो. ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे मिल रहा है, एंड यू आल्सो फाइंडिंग कि ये कैसे आपका कनेक्टिव टिश्यू कैसे आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके एपिथेलियल टिश्यू की तरफ. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. एपिथेलियल टिश्यू को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यू हैव अ सिंपल एंड अ कंपाउंड. सिंपल में इट विल बी अ सिंगल लेयर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही. और कंपाउंड में इट विल बी मल्टी लेयर्ड, आपको मल्टीपल लेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, राइट.
अब यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे है एपिथेलियल टिश्यू, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर द एपिथेलियल टिश्यू ओवर हियर एट द टॉप। उसके नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपके यहाँ पे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, बेसल लेमिला एंड रेटिकुलर लेमिला। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक आपका यहाँ पे बेसल लेमिला एंड रेटिकुलर लेमिना। अब याद रखना ये होता क्या है, राइट? ये जो दो चीजें वो बेसिकली क्या है, इट इज अ कलेक्टिवली, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉल देम एज अ बेसल मेम्ब्रेन। ये तो आपको मालूम पड़ गया। हम ये देखते हैं कि यार ये बेसल लेमिला बेसिकली किससे बना हुआ है। सो बेसल लेमिना मेरा बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। इट इज मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज मेड अप ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन। और जो रेटिकुलर लेमिना जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा बना हुआ है मेरा यहाँ पे मेड अप ऑफ माय म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब आप सोचोगे सर ये सब क्या है यहाँ पे, तो पहली चीज याद रखना कि आपका जो बेसल लेमिना है ना और जो रेटिकुलर लेमिना है, जो भी है ये दोनों चीजें, ये कोई सेल नहीं है, ये एक सब्सटेंस है, राइट? सो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका सेल नहीं होता, ये एक सब्सटेंस होता है। सो बेसल लेमिना बना होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होगा। और रेटिकुलर लेमिना बना होता है आपका मेरे यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का शुगर होता है ये। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, तो उससे बना हुआ होता है मेरा रेटिकुलर लेमिना। तो ये दो चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है? जनरली आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट आपको इतना तो पूछा जा सकता है कि यार बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इतना आप बोल सकते हो उसके अंदर, एंड यू विल लाइक यू कैन गेट योर आंसर फॉर दैट। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। उसके नीचे आपको मिले यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको पहले बताया था, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही आपका नरिशमेंट आप प्रोवाइड करते हो आपके एपिथेलियल टिश्यू को, क्योंकि वहां तक आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता। नर्व्स आपकी जाती है, न्यूरॉन्स या नर्व्स आपके वहां तक जाएंगे, बट नॉट योर ब्लड वेसल्स, वो आपके यहाँ तक नहीं जाएंगे। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है? देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज दिख रही है, यू कैन वेरी क्लियरली सी द बेसल लेमिना एंड एपिथेलियल टिश्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? एंड उसके नीचे बिल्कुल आपको मिलेगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, जहां से आपका नरिशमेंट आप प्रोवाइड करते हो। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया था टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को, हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया था। एक था हमारा यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम, दूसरा था हमारा यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम को इवन हम कहते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये बात याद रख लेना, राइट? सिंपल में यू विल हैव अ सिंगल लेयर्ड, फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ फॉर द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये हम देखते हैं क्या होता है, ट्यूब्स क्या होता है, डक्ट्स क्या होता है, हम बाद में देखते हैं। एंड कंपाउंड का क्या होगा, इट इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन द स्किन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यार कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल क्या होता है, तो आप स्किन बोल दो, सबसे सिंपल और बढ़िया एग्जांपल है। तो स्किन के अंदर आपको मिलेगा पे कंपाउंड एपिथेलियम, जिसका काम होता है यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसका वहां पे रहेगा यहाँ पे काम। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल के अंदर आपके चार टाइप्स, तो सिंपल के अंदर जहाँ पे सिंगल लेयर मिलती है उसके अंदर आपको ये चार टाइप्स हमें यहाँ पे समझने हैं। आपके सामने यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, columnar epithelium and pseudostratified epithelium. So these are the four types of epithelium जो हमें यहाँ पे समझने हैं, यहाँ पे हमें देखने हैं, ठीक है? तो चलिए इन चारों में से सबसे पहला वाला स्क्वैमस एपिथेलियम हम यहाँ पे देखते हैं। So let's talk about my squamous epithelium. अब जब भी हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करेंगे तो मैं आपको पहले पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये एपिथेलियम एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, राइट? और ये इसके जो सेल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। सो सेल्स आर कॉग्निटिव कंप्लीटली फ्लैट। सो सेल्स आर फ्लैट, बिल्कुल एकदम फ्लैट होते हैं सेल्स यहाँ पे।
ये इतने फ्लैट होते हैं कि इनको हम इवन कहते हैं एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो इतने फ्लैट होते हैं दैट वी विल आल्सो कॉल देम एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम। क्योंकि वो पेवमेंट जैसे दिखते हैं। पेवमेंट जो टाइल्स होती है ना आपके घर पे लगी हुई जो टाइल्स होती है उसे हम यहाँ पे पेवमेंट बोलते हैं। सो यू आल्सो कॉल देम एज अ पेवमेंट एपिथेलियम एज वेल। ये बात याद रखना। न्यूक्लियस आपको मिलेगा यहाँ पे सेंटर के अंदर, बिल्कुल आपका जो न्यूक्लियस यहाँ पे होता है वो आपको बिल्कुल मिलेगा एकदम सेंटर के अंदर। सो न्यूक्लियस विल बी इन द सेंटर। तो ये चीज पहले तो आपको रखनी है यहाँ पे याद। क्या रखना, एकदम फ्लैट होंगे यहाँ पे। इस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल आपके फ्लैट होते हैं। न्यूक्लियस आपको सेंटर में मिलेगा एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय पेवमेंट एपिथेलियम। दे लुक लाइक अ पेवमेंट, इसलिए इसे हम इवन कहते हैं एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मुझे मिलते कहाँ पे, ये ऐसे एपिथेलियम मुझे मिलेंगे कहाँ पे। तो याद रखना ऐसे एपिथेलियम आपको मिल सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। यू कैन फाइंड इनका अगर लोकेशन की हम बात करें तो आपको ये मिल जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स में। So blood vessels के अंदर you will get to find such kind of epithelium will be seen, right? उसी के साथ साथ such epithelium will also be observed. ऐसे epithelium आपको even मिल सकते हैं आपके alveoli के अंदर, right? They are also seen in the alveoli of lungs. सो लंग्स के एल्वोलाई के अंदर भी आपको ये एपिथेलियम देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इवन विद इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स आपको ये एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अगर सोचो कि यार ये एल्वोलाई क्या है लंग्स का, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। लेट मी टेल यू दिस थिंग। अगर आप अपने लंग्स देखोगे तो आपके पास दो लंग्स होते हैं, राइट? सो ये है आपका ट्राइकिया, लेट्स से ये आपका ट्राइकिया है, ये आपका ब्रांच आउट होगा, राइट? इसके अंदर ब्रोंकाई बनेगा ये, और ये ब्रोंका अल्टीमेटली आपका अंदर जाता है लंग्स के अंदर। इट विल गो इनसाइड द लंग्स। सो बेसिकली अब इसके कई सारे ब्रांचेस होंगे, वो हमें बताने नहीं है, बट यू विल हैव अ लंग्स, राइट? सो एक लंग यहाँ पे होगा, एक लंग यहाँ पे होगा। अब लंग को जब आप मैग्नीफाई करके देखते हो ना, जब आप ओपन करके खोल के देखते हो लंग्स को, तो आपको क्या मिलेगा? लंग्स के अंदर आपको कई सारे ऐसे लाइक ब्रांचेस आपको मिलेंगे ब्रोंक्यूल्स के, और इन ब्रांचेस के टिप के ऊपर, ये जो ब्रांचेस है इनके टिप के ऊपर आपको मिलता है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ब्रांचेस है इन ब्रांचेस के टिप पे आपको ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इफ आई मैग्नीफाई दिस एंड इफ आई हैव टू शो यू, तो ये जब आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो आपको मिलेगा ऐसे ब्रांच, और ब्रांच के अंदर आपको ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर आपको लगे हुए वहां पे आपको मिलेंगे। तो जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज द एल्वेओलाई। This is round structure which you get to see. These are called as my alveoli. और इनके थ्रू ही हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो मैं आपके सामने गोल गोल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ, these are my alveoli. और इसके अंदर ही मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट? सो इन एल्वेओलाई के अंदर, तो आपको जब मैं कह रहा हूँ कि एल्वेओलाई के अंदर मुझे स्क्वैमस एपिथेलियम मिल रहा है, तो इनके अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात भूलना मत। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द एल्वेओलाई, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। आपका O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, जो भी आपका हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है? सो यही आपका साइड होता है जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होगा। दिस इज अ साइट वेयर यू विल फाइंड योर गैसियस exchange will takes place, right? So that is something you will find happening over here, और याद रखना it is all happening in the within the alveoli। ये आपका सब हो रहा है यहाँ पे alveoli के अंदर, ठीक है? तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। this is something you have to remember over here। so इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वैमस कहाँ मिलता है, तो आपके दो आंसर तो आपके जहन में पहले आने चाहिए। एक होगा आपका यहाँ पे ब्लड वेसल्स, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। सो इन दोनों के अंदर मुझे मेरा स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है और बिल्कुल ये मेरे फ्लैट सेल्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर वेरी फ्लैट,
फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स ऑफ द एल्वुलाई, फंक्शन फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो यहाँ से आपकी चीजें एक्सचेंज करना बड़ा आसान होता है, मतलब कोई भी चीज एक्सचेंज करनी हो ना आपको डिफ्यूजन के थ्रू, तो आप इनके थ्रू आप कर सकते हो, और शायद इसलिए ही मुझे ये एल्वुलाई के अंदर काफी अच्छे से मुझे यहाँ पे दिख जाता है। एंड सेम थिंग आई फाइंड इन द ब्लड वेसल एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम। और याद रखना इसको हम इवन कहते हैं एज अ पेवमेंट एपिथेलियम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है सामने कि पेवमेंट एपिथेलियम कौन सा होता है, देन आपका एक ही आंसर यहाँ पे बनेगा, दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, सो क्या स्क्वैमस एपिथेलियम आपको यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वैमस एपिथेलियम लोकेशन याद रखती सबने यहाँ पे, हाँ जी लोकेशन याद रखना कि मुझे मिल कहाँ पे, ब्लड वेसल एंड इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, इन दो लोकेशन में मुझे मिलेगा देखने के लिए, राइट। अगर ये डैमेज हुआ ना तो बड़ी दिक्कत आती है, राइट। अगर ये डैमेज होता है तो बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी आपके गैस्ट्रिक एक्सचेंज के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब आपके सामने नाम आ रहा है तो नाम से आपको एक चीज तो पता चल जाती है कि यार इसका शेप क्या होगा। इसका शेप मेरा हो जाएगा एकदम क्यूब का शेप, स्क्वायर शेप, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जब हम बात करते हैं हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो याद रखना यहाँ पे आई जस्ट राइट ई ओवर हियर। जब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तो याद रखना इनका शेप आपका होता है बिल्कुल स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर आपको इनका मिलेगा यहाँ पे शेप। ठीक है, आपका न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस आपका रहेगा यहाँ पे सेंटर में। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, पता है कई बार क्या करते हैं ये लोग, कई बार इनके सरफेस के ऊपर आपको माइक्रोविलाई मिल जाएगा। लेट मी शो यू दैट। कई बार क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस के ऊपर आपको ऐसे लाइक माइक्रोविलाई आपको देखने के लिए ऐसे मिल सकता है काफी बार। सो ये भी आपको याद रखना है कि कई बार आपका जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसके सरफेस के ऊपर आपको माइक्रोविलाई देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। You can get to have a macrovilli seen over here, right? So उनके सरफेस पे you can have this finger-like structure. So अब ये जब आपको माइक्रोविलाई दिखते हैं ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर अरेंजमेंट। तो ये जो ऊपर बने हुए हैं, ये जो ऊपर मैंने बना के रखे हुए, यू कॉल देम माइक्रोविलाई। ये मेरे यहाँ पे माइक्रोविलाई, these are my माइक्रोविलाई। और ये जो अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ ब्रश बॉर्डर अरेंजमेंट, ब्रश बॉर्डर अरेंजमेंट। तो ये बात भी आप लोग याद रखना कि काफी बार देखा गया है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस पे आपको माइक्रोविलाई लेंगे और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्रश बॉर्डर अरेंजमेंट। तो ये बात याद रखना। बाकी अगेन जैसे कि पहले आपको बोला कि इनका शेप स्क्वायर होता है, बिल्कुल स्क्वायर होता है, और न्यूक्लियस इनका रहेगा बिल्कुल सेंटर के अंदर। सो दैट इज माई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये मुझे मिलेंगे कहाँ पे, वेयर आई विल फाइंड सच काइंड ऑफ एपिथेलियम। तो याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो एपिथेलियम है ये आपको मिल सकते हैं, काफी जगहों पे मिल सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक कुछ जगह है वो आपकी यहाँ पे याद रखेगा। एक आपका हो गया नेफ्रॉन के अंदर आपको ये मिल सकता है। किसी को मालूम है नेफ्रॉन क्या होता है? एनीवन नोस व्हाट इज नेफ्रॉन? ये कहाँ मिलेगा मुझे नेफ्रॉन? एनीवन? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वापस किडनी बोलिएगा। में। किडनी में हाँ किडनी, किडनी ठीक है, राइट। किडनी के अंदर मुझे लेगा नेफ्रॉन, राइट। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर भी एक जगह होती है, दो स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, और वो आपका होता है वहां पे नेफ्रॉन जो स्पेसिफिक लोकेशन वो होते हैं वो आपके होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी। अब पहली चीज याद रखिएगा कि नेफ्रॉन आपका मिलता कहाँ है? नेफ्रॉन आपको मिलेगा किडनी के अंदर। सो नेफ्रॉन इज समथिंग आपको मिलेगा देखने के लिए आपके किडनीज के अंदर, किडनी के अंदर आपको मिलेगा आपका नेफ्रॉन। अब अगर मैं एक नेफ्रॉन का पिक्चर बनाता हूँ शॉर्ट में, अगर मैं एक शॉर्ट में नेफ्रॉन का अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो समझो ये नेफ्रॉन का एक सर्टन एरिया है, लोकेशन है। इट विल हैव दिस पार्ट, इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, राइट। अगेन विल हैव अ सच पार्ट ओवर हियर। सो अगर मैं इसको लेबल करूंगा,
सो नेफ्रॉन में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। एक आपका ये जो पार्ट है ऊपर, ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे, इसको बोलूंगा मैं एज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एक तो यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और दूसरा मुझे मिलेगा यहाँ पे, दैट इज माय DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मेरा यहाँ पे जो रहेगा, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो दो लोकेशन है, इन दो लोकेशंस के अंदर मुझे मेरा यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाता है। सो दीज आर द टू लोकेशन जहाँ पे मुझे क्यूबॉइडल हमेशा मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप इतना रखना कि नेफ्रॉन के अंदर कहाँ मिलता है, आपको डायग्राम याद रहे ना रहे, आप इतना रखना कि नेफ्रॉन के अंदर दो लोकेशन होती है मेरे यहाँ पे, PCT एंड DCT। इन दो लोकेशंस के अंदर मुझे क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाएगा, काफी इजीली क्लियरली मुझे मिलेगा देखने के लिए, राइट। और यहाँ पे जो मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा उसके अंदर माइक्रोविलाय लगा हुआ होगा, याद रखना, ओवर देयर माइक्रोविलाय विल बी प्रेजेंट। बिल्कुल आपको माइक्रोविलाय वहां पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है और ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपको ये इवन मिल सकता है देखने के लिए इवन इन द ग्लैंड्स। सो इट्स कंपोज ऑफ ट्यूब लाइक सेल फाउंड इन द डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ग्लैंड्स के अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। आपके कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, आपका पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, आपका थायराइड ग्लैंड है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक लिख देता हूँ, जैसे आपका एग्जांपल लगा आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड से क्या आएगा, आपका एक हार्मोन आता है। ये आपका ग्लैंड अगर आपको मालूम नहीं कोई बात नहीं, आपका एक ग्लैंड नेक में होता है, राइट। और यहाँ से आपका, हाँ जी बेटा बोल, अरे बोलिए कि बेटा क्या करें आप बताइए। थायरोक्सिन। बहुत बढ़िया, यस, यहाँ से आपका आएगा थायरोक्सिन, आपका नाम का हार्मोन आएगा, राइट। सो विल फाइंड दिस हार्मोन विल कम। अब ये जो ग्लैंड है, यहाँ पे आपके जो क्यूबॉइडल, यहाँ पे जो आपके एपिथेलियम होंगे वो भी आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगे। तो कई सारे ग्लैंड्स वाली जगहों पे आपको ये एपिथेलियम देखने के लिए आपको मिल जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आपसे कोई पूछे क्या जनरली इनका काम क्या होता है, तो इनका काम हो सकता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे PCT और DCT जो है मेरा यहाँ पे ये लोग सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे जो मेरे क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगे हुए हैं विद माइक्रोविलाय, ये लोग सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का दोनों का यहाँ पे वो करेंगे काम, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाय। ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, याद रखना। ये एग्जाम में भी पूछा था उन लोगों ने, इसलिए भूलना मत, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये चीज एक तो इसके अंदर आपको रखनी है यहाँ पे याद ना। अब यहाँ पे एक और पिक्चर हमारे सामने है, ये भी हमें रखना पड़ेगा याद कि यार यहाँ पे भी मुझे मिलेगा मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए, अब आपकी जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस होती है, इन मेल्स के अंदर आपकी होती है टेस्टिस एंड फीमेल्स में यू हैव द ओवरीज, राइट। सो टेस्टिस और ओवरीज के अंदर आप जानते हो कि आपके मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, राइट। ये आपके गोनाड्स होते हैं और यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। ओवरी के अंदर एग बनेगा और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा। तो टेस्टिस के अंदर जहां से स्पर्म बनता है उस एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं वहां पे एज अ जर्माइनल एपिथेलियम। सो टेस्टिस के अंदर यू विल हैव द जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम, राइट। और इन्हीं जर्माइनल एपिथेलियम में से बेसिकली आपके यहाँ पे स्पर्म बनाए जाते हैं। तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिलता है वो एक्चुअली में क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होता है, ठीक है। उसका नाम जर्माइनल इसलिए लिखा गया है वहां पे क्योंकि वो टेस्टिस के अंदर है इसलिए, राइट। और इसमें से ही बेसिकली स्पर्म बनाए जाते हैं। सो जर्माइनल एपिथेलियम इज नथिंग बट एक्चुअली अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। बस उसका नाम हम वहां पे देते हैं जर्माइनल क्योंकि वो टेस्टिस के अंदर है इसलिए, राइट। उसी तरीके से ओवरीज के अंदर भी आपको मिलेगा जर्माइनल एपिथेलियम। उसी तरीके से ओवरीज के अंदर भी आपको मिलेगा आपका जर्माइनल एपिथेलियम, और उसके अंदर से आप बना के देंगे आपको यहाँ पे एग। उनमें से जो बन के बाहर निकलेगा
दैट इज गोइंग टू बी द एग, राइट। तो ये जर्मानल एपिथेलियम होता है, इट इज नथिंग बट अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो आपको टेस्टिस और ओवरीज में भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दैट विद इन द जर्मानल एपिथेलियम जो आपको जो आपको एपिथेलियम जो आपको इसके अंदर मिलेगा, the epithelium which we'll get to see in this is nothing but my cuboidal epithelium. तो ये भी एक लोकेशन आप यहाँ पे याद रख सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकेशन विच आप सब लोग आराम से आसानी से इसे याद रख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो इन सब लोकेशंस को याद रखना। ग्लैंड्स के अंदर, जर्मानल एपिथेलियम के अंदर मिल जाएगा आपको, एंड इवन इन द पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, इन सब में मुझे मिलेगा मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका जनरली रहता है यहाँ पे काम। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। अब जब ये एपिथेलियम सामने आएगा तो इससे एक पिक्चर दिमाग में हमेशा याद रखना कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो थोड़ा नीचे के साइड पे होता है। तो जब हम बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम की, तो याद रखना यू विल हैव इलोंगेटेड सेल्स। एक तो इसमें आपके होंगे यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स, और ये जो इलोंगेटेड सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो आपको मिलता है बेस के अंदर, मतलब नीचे के साइड पे, नीचे के बेस पे यू विल हैव द न्यूक्लियस, राइट। सो इतना न्यूक्लियस विल बी एट द बेस। अब कई बार क्या होता है कि कई बार ये जो मेरे जो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, इनके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनके ऊपर आपको सरफेस के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इनके सरफेस के ऊपर आपको मिलता है सीलिया। समटाइम यू कैन हैव कि कॉलमनार एपिथेलियम जो मेरे यहाँ पे लगे होंगे, इनके सरफेस के ऊपर मुझे मिल जाता है देखने के लिए सीलिया। लेट मी शो यू। सो समटाइम दे विल हैव द सीलिया ऑन द सरफेस। सो अगर आपको सीलिया दिख रहा है सरफेस के ऊपर, अगर आपको लंबे लंबे हेड लाइक सीलिया अगर आपको दिख जाते हैं, देन इन दैट केस आप इन्हें बोल सकते हो ciliated columnar epithelium. You can call them as a ciliated columnar epithelium. Right? So that is one thing you have to know. So ये जो epithelium यहाँ पे होगा, that is my ciliated columnar epithelium, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका सरफेस के ऊपर आपको यहाँ पे सीलिया देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. So that is one thing you will get to see. हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको मिलेगा, कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. बट यू कैन फाइंड समटाइम्स cilia can be seen, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पे ciliated columnar epithelium. याद रखना इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस पे होगा. न्यूक्लियस यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए आपको बेस के ऊपर, राइट. अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि यार ये मुझे कहाँ देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं. तो जनरली जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है जिसपे सीलिया लगा हुआ नहीं होता, वेरी ऑफन यू फाइंड देम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. स्टमक में आपको मिल जाएगा ये. यू कैन फाइंड देम ऑन इन द इंटेस्टाइन में आपको ये मिल जाता है. यू कैन फाइंड देम इन द स्टमक, यहाँ पे ये मिल जाएगा. इवन वहां से भी कई बार आपके ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर ये लगा हुआ आपको मिल सकता है. स्टमक इंटेस्टाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है. सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है ना, ये जो सीलिया इसके ऊपर जो मिलेगा आपको, इसका काम होता है चीजों को पुश करना. समझे इस बात को. ये जो सीलिया ऊपर लगा हुआ है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. ये जो सीलिया यहाँ पे लगा हुआ है, इस सीलिया का काम होता है आसपास का जो फ्लूइड होता है उसको पुश करना, उसको आगे की तरफ पुश करना. तो ये मुझे मिलेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे. फॉर एग्जाम्पल ये मुझे मिल सकता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर. आई कैन फाइंड देम इन द ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में मुझे मिल सकता है क्योंकि ब्रोंक्यूल्स का काम होता है म्यूकस को पुश करना. उनका काम होता है म्यूकस को हमेशा पुश करना ऊपर के साइड पे. तो ब्रोंक्यूल्स में मुझे ये मिल सकता है. देन इवन ये मुझे मिल सकता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर. फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव द फेलोपियन ट्यूब. तो वहां पे मुझे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मिल सकता है जिसका काम होगा एग को पुश करना टुवर्ड्स द यूट्रस. तो जब आपका एग आगे बढ़ के आता है ना, तो उसको पुश किया जाता है यूट्रस की तरफ विद द हेल्प ऑफ द सीलिया. तो ये बात याद रखना कि जहां पे आपका सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, वहां पे उसका काम होगा कि उस सीलिया का काम होगा चीजों को पुश करना किसी डायरेक्शन में. तो ये आपको मिल सकता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर आपको ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वहां पे आपको मिल सकता है.
और वो म्यूकस को पुश करेगा। और उसके अलावा यू कैन फाइंड देम इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में आपको मिल सकता है ये, जहां पे वो पुश करता है एग को टुवर्ड्स द यूट्रस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। लंबे लंबे और स्लेंडर सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। द न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस। आपकी न्यूक्लिया यहाँ पे बेस पे लोकेटेड है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। कई बार आपको माइक्रोविलाई सरफेस पे मिल सकता है, कई बार आपको नहीं भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। फंक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ कॉलमनार एपिथेलियम की, यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार की बात नहीं की जा रही। तो जब आप सिर्फ कॉलमनार की बात कर रहे हो तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी ये मुझे स्टमक और इंटेस्टाइन में मुझे देखने के लिए मिल जाता है। एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका सबसे कॉमन यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, तो ये बात पहले आपको रखनी है यहाँ पे याद। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ मेरे सीलिएटेड कॉलमनार की, तो यहाँ पे याद रखना व्हाट आई गेट टू सी सीलिया, सेल बेस्ड सीलिया ऑन द फ्री सरफेस, आपको सीलिया मिल जाएगा। द प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, राइट। और इनका फंक्शन क्या होता है? टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये लोग म्यूकस या कोई दूसरे पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ ये लोग करेंगे यहाँ पे पुश। सो दे विल बी पुशिंग देम टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस थिंग ओवर हियर। सी, हमने यहाँ पे लंग्स बनाए थे, हमने यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स बनाए थे। सो दीज आर माय ब्रोंक्यूल्स, दीज आर माय ब्रोंक्यूल्स। अब एक बात यहाँ पे सुनो, ट्राई टू रिमेम्बर दिस स्टोरी। ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा आपका सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये पता है क्या करता है? ये आपके म्यूकस को पुश करता है ऊपर के साइड पे। हमेशा आपका जो म्यूकस होगा उसको पुश करेगा ऊपर के साइड पे। सो दिस सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज गोइंग टू पुश द म्यूकस। ये आपके म्यूकस को हमेशा पुश करेगा टुवर्ड्स द अपर साइड। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार ये म्यूकस को ऊपर के साइड पे ये पुश क्यों कर रहा है? सी, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको पकड़ लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, उसे वो रोक देगा वहां पे। ठीक है, तो ये चीज करता है आपको वहां पे म्यूकस। अब म्यूकस ने एक बार वो चीज कर ली, अब आपको क्या करना है? म्यूकस को भेजना है माउथ के तरफ, ऊपर के तरफ, ताकि आपके म्यूकस माउथ के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए। क्योंकि एक बार वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया तो उससे क्या होगा? जो भी पार्टिकल्स थे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स थे, उनको आपका सिस्टम डाइजेस्ट कर देगा। उसको आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टमक उसे बिल्कुल डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए याद रखना, हमेशा आपका म्यूकस पुश किया जाता है टुवर्ड्स द अपर साइड, राइट। तो जो भी उसके अंदर आपका ट्रैप पार्टिकल होंगे, जो भी आपका डस्ट पार्टिकल होंगे या कोई फॉरेन पार्टिकल होगा, वो आपका ऊपर की तरफ पुश होगा। कभी आप नोटिस करना, आपको जब खांसी होती है तो आपको कफ आता है, राइट। आपको कफ आता है और फिर आप उसे कफ को स्वालो कर लेते हो, राइट। यू गेट योर कफ इन द बकल कैविटी एंड देन यू स्वॉलो दैट कफ। सो व्हाई इट इज बीन डूइंग दैट? ताकि जो आपका म्यूकस है उसके साथ जो भी आपके डस्ट पार्टिकल है, जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल है, उसको आप डाइजेस्ट कर लो और उसे आप लाइक ब्रेक डाउन कर दो। और ये सब करने के लिए आपके यहाँ पे लगे होते हैं, मदद करने के लिए आपके सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये आपको मिलेंगे आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और इनका यही काम होता है तो पुश करना म्यूकस को ऊपर साइड के अंदर। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे रखना है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है और कैसे वो इसको पुश कर रहा है, राइट। सेम चीज आपको फेलोपियन ट्यूब में होते हुए आपको मिलती है, ताकि आप एग को पुश कर करके उसे भेज सको टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ। हर महीने इन द फीमेल बॉडी द एग इज रिलीज। तो हाँ जी, और उस एग को आप पुश करते हो टुवर्ड्स द यूट्रस यूजिंग द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतना ही याद रखिए कि जब भी आप बात करते हो कॉलमनार एपिथेलियम की, एक तो ये होता है कि आपको इंटेस्टाइन और स्टमक में मिलता है, जिसका काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है, राइट। लेकिन जब इसके ऊपर आपको सीलिया लगा हुआ आपको मिलेगा, देन यू कॉल देम एज अ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसका काम होता है पुश करना इधर म्यूकस को या किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के तरफ,
So that is something you have to all remember in this, right? So यहाँ तक रखते हैं आज के लिए. Let's not go beyond that. I'm hoping that कि आज हमने क्या जो किया है वो आपको यहाँ पे क्लियर है. We have done the columnar epithelium, cuboidal and squamous epithelium. अब आप मुझे फटाफट बताइए इन तीनों में से कौन सा एपिथेलियम होता है जिसको हम कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम? Squamous. बिल्कुल सही. स्क्वैमस इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही. राइट. एक काम करो, मुझे एक नीट का क्वेश्चन करके बता दो. एक क्वेश्चन मुझे नीट का आप यहाँ पे करके बता दीजिए. ये वाला. The ciliated epithelial cell required to move the particular mucus to specific direction in human beings. कहाँ पे मिलेंगे वो मुझे बताइए. Sir, option A. Option A. Right. Option A over here is the right answer. बिल्कुल सही. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आने और ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे भी और करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर बन के आते हैं. राइट. लाइक सिंपल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू. ठीक है. ये वाला भी बता दो मुझे. 15 का क्या आंसर होगा? The cells lining the blood vessels belong to which category? ब्लड वेसल में कौन से मिलेंगे एपिथेलियम बताइए. Squamous. स्क्वैमस बाबा. स्क्वैमस आपको मिलते हैं दो जगह पे. एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर और आपके एल्वोलाई के अंदर. इन द एल्वोलाई ऑफ योर लंग्स. सो यस, स्क्वैमस एपिथेलियम विल बी द राइट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं. इसमें से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जो आप आराम से कभी भी सॉल्व करके यू कैन गेट अ राइट आंसर. ठीक है. सो इतना हमने किया है. कल की क्लास में जब हम लोग वापस मिलेंगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे, खत्म करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू. राइट. थोड़ा हमने आज की क्लास को थोड़ा स्लो रखा था एंड ताकि आपको एक सिंपल अच्छे तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए. बट कोशिश करेगा कि जितना आज हमने किया था उसका इंसाइट वाला पोर्शन आप पढ़ के आइएगा ताकि आपको कल वाला पोर्शन समझने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप जल्दी समझ पाओ. ठीक है. सो या दैट्स इट. सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है आपके साइड पे, आपके एंड पे, देन प्लीज